एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने नोबेल प्राइज श्रृंखला का तीसरा एपिसोड लेकर। पहले एपिसोड में मैंने नोबेल पुरस्कारों के पृष्ठभूमि की बात की थी। दूसरे एपिसोड में मैंने मल्टीपल नोबेल लॉरेट्स के बारे में जानकारी दी थी जिन्होंने एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरे तीसरे एपिसोड का टाइटल टॉप यूनिवर्सिटीज विद नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस। विश्व के ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार मिले हैं और कितनी संख्या में मिले हैं। अपने एपिसोड में नोबेल पुरस्कार की चर्चा करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया था, विश्व का सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, अनडाउटेडली नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज ही एक क्राइटेरिया है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एवं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी भी उल्लेखनीय उत्कृष्ट शोध कार्य का परिचायक होता है। और यदि मैं ये बात कहूं तो शायद गलत नहीं कहूंगा, किसी भी देश के विकास का मापदंड किसी राष्ट्र द्वारा प्राप्त किए गए नोबेल पुरस्कारों की संख्या से किया जा सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय के आंकलन के अनेक बिंदु होते हैं। मैं समझता हूं यदि कोई टॉप प्रायोरिटी किसी भी यूनिवर्सिटी की होगी तो वो उसमें कार्य करने वाले नोबेल लॉरेट्स के नंबर की होगी। किस तरह से किसी यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन किया जाता है, रैंकिंग तैयार की जाती है, अनेक बिंदु होते हैं। किस प्रकार की सुविधाएं हैं यूनिवर्सिटी में, आप छात्रों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, आपके विश्वविद्यालय में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है, क्या आप ज्ञान के नवीनतम आयामों से अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं, आपकी परीक्षा पद्धति क्या है, किस तरह आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। एक अति महत्वपूर्ण शोध कार्य, आपके विश्वविद्यालय में शोध कार्य का स्तर क्या है, कितने शोधकर्ता हैं, किस प्रकार का शोध कार्य कर रहे हैं, और इसका परिचायक नंबर ऑफ पीएचडी से नहीं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन से ही किया जाता है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय किस तरह के शोध पत्रों का प्रकाशन कर रहा है, उससे वहां की रिसर्च रैंकिंग निर्धारित की जाती है। स्वाभाविक है यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई नोबेल लॉरेट होगा तो उसका मूल्यांकन उसमें कार्य करने वाले नोबेल लॉरेट्स के आधार पर किया जाएगा। हर वर्ष रैंकिंग होती है, विश्व के समूचे विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होती है, और एनआईएफआर हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी होती है। मैंने अपना एक वीडियो पहले प्रस्तुत किया था और इसमें अपनी एक चिंता से आप सबको अवगत करवाया था कि जब भी पूरे विश्व की सूची जारी होती है, एक मन में जिज्ञासा रहती है, क्या पहले 50 में या 100 में भारत का कोई विश्वविद्यालय है। लेकिन भारत का कोई विश्वविद्यालय फर्स्ट 100 में देखने को नहीं मिलता है। आईआईटी देखने को मिलती हैं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी पहले 50 में, तो मैं आशा नहीं करता 50 से 100 के बीच में कभी देखने को मिलते हैं। यह हमारे देश की शैक्षणिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे देश के विश्वविद्यालय कहां स्टैंड करते हैं। आज का जो मेरा क्राइटेरिया है वो मैंने निर्धारित किया है कि विश्व में कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां सर्वाधिक नोबेल लॉरेट्स काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं समझता हूं आज का ये एपिसोड आप सबके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत हो सकता है और एक चिंतन का अवसर दे सकता है। इन आंकड़ों को याद करने की मेरी कोई रुचि भी नहीं थी और मैंने किए भी नहीं है। आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं टॉप शीर्ष यूनिवर्सिटीज कितने नोबेल पुरस्कार
उस यूनिवर्सिटी से नोबेल लॉरेट्स प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी भाषा में कितने नोबेल लॉरेट्स अपने उल्लेखनीय उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उस यूनिवर्सिटी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके यूनिवर्सिटी को सुशोभित कर चुके हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला नंबर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी तक 161 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए जा चुके हैं, या ये कह दूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 161 नोबेल लॉरेट्स का संबंध है। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की टॉप सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर नाम आता है नोबेल प्राइज की श्रेणी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। 110 नोबेल लॉरेट्स इस यूनिवर्सिटी से नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 100 नोबेल लॉरेट्स इस यूनिवर्सिटी से नोबेल पुरस्कार लेकर अपने को एवं इस यूनिवर्सिटी को सुशोभित कर चुके हैं। चौथे नंबर पे आता है MIT। यहां मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट एक्सीलेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन से हैं? ऑब्वियसली IIT। 5 होल्डर IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास। उसके बाद रुड़की और गुवाहाटी IIT। इस समय हमारे देश में 23 IIT कार्यरत हैं जो भारत के सर्वोत्कृष्ट टेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं और टॉप लिस्ट में रैंकिंग में वो ही आते हैं। ठीक इसी तरह यदि कहा जाए विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन से हैं, विच आर द बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, certainly I will say MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CIT, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GIT, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 3 टेक्नोलॉजी विश्व के सर्वोत्कृष्ट एक्सीलेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। तो MIT में अभी तक 97 नोबेल प्राइज जा चुके हैं। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट को 97 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 96 नोबेल लॉरेट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी को पुरस्कार लेकर सुशोभित कर चुके हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 84 नोबेल लॉरेट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। उसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा था, CIT। व्हाट इज CIT? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। CIT से 76 नोबेल लॉरेट्स निकल चुके हैं। यदि मैं कहूं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 69 नोबेल पुरस्कार अभी तक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्राप्त कर चुकी है। येल यूनिवर्सिटी 65 नोबेल लॉरेट्स प्राप्त कर चुकी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 67 नोबेल लॉरेट्स जा चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 61 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 39 नोबेल लॉरेट्स से सुशोभित हो चुकी है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी 38 नोबेल प्राइज से सुशोभित है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी 38 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 36 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस 30 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ये 15 शीर्ष यूनिवर्सिटी हैं जहां सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार मिले हैं। एक बार मैं पुनः पढ़ना चाहूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 161, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 110, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 100, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 97, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 96, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 84, CIT कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी शॉर्ट फॉर्म CIT है 76, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 69, येल यूनिवर्सिटी 65, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 61, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 39, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी 38, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी 38, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 36, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस 30। ये मैंने केवल शीर्ष के 15 विश्वविद्यालय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि यदि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के अनुसार विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी को अरेंज करें तो क्या क्रम आता है। पहले नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसको 161 नोबेल पुरस्कार आज दिन तक प्राप्त हो चुके हैं। अब यदि मुझसे कोई प्रश्न करे, देशभक्ति मेरे में भी जागृत होती है, मैं भी देशभक्त हूं। यदि कोई मुझसे प्रश्न करे भारत की किस यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक नोबेल लॉरेट हैं और उनका नंबर क्या है, तो शायद मुझे इतिहास के पन्ने टटोलने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है, शायद भारत में एक भी विश्वविद्यालय या IIT, ये भारतीय संदर्भ में कहूंगा मैं IIT का नाम, हो सकता है किसी विजिटर प्रोफेसर नोबेल लॉरेट ने किसी IIT को गौरवान्वित किया हो अपनी सेवाओं से, लेकिन शुद्ध भारतीय को देखें तो कोई भी भारतीय नोबेल लॉरेट या इवन फॉरेन नोबेल लॉरेट एक्सेप्ट वन IIT
भारत के किसी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर रहा है। हमारे देश के विश्वविद्यालय प्रथम 50 में क्यों नहीं आते हैं? हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या है? यह किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए एक चेतना का विषय हो सकता है। क्या हमारे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान विश्व के टॉप इंस्टीट्यूट्स में नहीं आएंगे? कितने वर्ष हमें और लगेंगे? हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, हमने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लिए हैं। देश के वैज्ञानिकों के लिए, देश के शिक्षाविदों के लिए, देश के शिक्षकों के लिए परम चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। क्या कारण है हमारे यहां नोबेल लॉरेट्स पैदा नहीं होते? हमारे आईआईटी टॉप 100 में स्टैंड कर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, लेकिन आईआईटी से कोई भी नोबेल लॉरेट्स नहीं निकलता। जब मैं बात नोबेल लॉरेट्स की कर रहा हूं और मैं शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, एक उदाहरण आपके सामने और रखना चाहूंगा। ये मैंने 15 टॉप यूनिवर्सिटीज ली हैं जहां टॉप नंबर पे नोबेल लॉरेट्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक बार जरा विश्व का चित्रण, मैंने पहले कहा था, पुनः इस बात को पूर्ण तत्परता से और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहूंगा। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में यदि कोई नया आयाम स्थापित होता है या कोई नए शोध का मापदंड होता है या सर्वोत्कृष्ट शोध का मापदंड होता है, तो वो नोबेल प्राइज ही हो सकता है। एक बार जरा देश के अनुसार स्थिति देखें। पूरे देश की लिस्ट आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ देश की लिस्ट रखना जरूर समझूंगा। बढ़ते हुए क्रम से ही शुरू करूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, अभी तक 400 से अधिक, मैं हर नोबेल प्राइज की संख्या के साथ लगभग शब्द जरूर लगाऊंगा, लगभग सही होंगे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 413 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, या मैं दूसरी भाषा में कहूं 413 अमेरिकन ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम, जिनके हम गुलाम बने थे, 138 नोबेल लॉरेट्स वहां नोबेल प्राइज से सम्मानित किए जा चुके हैं। जर्मनी 115 नोबेल लॉरेट्स नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। फ्रांस 76 नोबेल लॉरेट्स पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। स्वीडन 34 नोबेल लॉरेट्स ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और यदि नेपोटिज्म होता तो मैं समझता हूं अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे और स्वीडिश अकादमी हर साल नोबेल पुरस्कार देती है, तो शायद स्वीडन में नोबेल पुरस्कार की संख्या अधिक हो सकती थी। लेकिन मैंने अपने पहले एपिसोड में कहा था, नोबेल पुरस्कारों की निष्पक्षता पर शंका करना अपने मस्तिष्क के समय का दुरुपयोग करना है। स्वीडन 34 नोबेल पुरस्कार, जापान 29, कनाडा 27, रशिया 30, स्विट्जरलैंड 27, ऑस्ट्रिया 25, नीदरलैंड 22, इटली 21, पोलैंड 19, डेनमार्क 13, ऑस्ट्रेलिया 12, इजराइल 12, बेल्जियम 11। यहां आके रुकना पड़ा है। क्यों रुकना पड़ा है? क्योंकि जिस देश का मैं नागरिक हूं, जिसकी मिट्टी को मैं प्यार करता हूं, जिसकी मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं और यही मरना मैं पसंद करूंगा, मेरे उस देश का भी नंबर अब आ जाता है। यदि बेल्जियम ने 11 नोबेल पुरस्कार लिए हैं, तो मेरे भारत ने भी 11 नोबेल पुरस्कार लिए हैं। जहां अमेरिका ने, मैंने कहा था, लगभग 413 नोबेल पुरस्कार लिए हैं। यूके ने मोर देन 100, एग्जैक्ट नंबर में कह देता हूं, 138 लिए हैं। जर्मनी ने 115। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है और हमारे देश में नोबेल पुरस्कारों की संख्या में आपसे कहूं 11 है। वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 7.7 बिलियन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.4 बिलियन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 17.47% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। उन 11 सपूतों के नाम तो आपके सामने पेश कर दूं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। कृपया
मिस ना करें, अपना कंसंट्रेशन बना के रखें। ये जो 11 हमने नोबेल पुरस्कार लिए हैं, ये केवल भारतीय सपूतों के द्वारा नहीं लिए गए हैं। जिसने भारत की धरती पर जन्म लिया था उसका भी नाम इंक्लूड हो जाता है, बाय बर्थ नोबेल लॉरेट बन जाता है। जब मैं लिस्ट पूरी आपके सामने पेश करूंगा, आप इस बात से सहमत होंगे। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार सर रोनाल्ड रोज को 1902 में मिला था कि एनोफिलिस के बाइटिंग से मलेरिया बीमारी फैलती है। दूसरा पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग को मिला 1907 में। 1907 में जो यूके के सिटीजन से रुडयार्ड किपलिंग, उनको इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मैं बता दूं, ये अलग बात है कि जब वो 3 साल की उम्र में थे तभी वो भारत छोड़ के यूके चले गए थे। तीसरे नंबर पे गौरवान्वित हो जाता हूं नाम लेते हुए सर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में 1930 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि पूछा जाए भारत का सबसे जीनियस, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिशाली प्राणी व्यक्ति कौन है, तो मैं कहूंगा भारत का मत कहिए, विश्व का यदि सबसे अधिक प्रतिभाशाली, जो एक बहुत बढ़िया पेंटर भी थे, कवि भी थे, अनेक प्रतिभाओं के धनी थे, परम आदरणीय रविंद्रनाथ जी टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पर प्राप्त किया था। सर सीवी रमन, सर झुक जाता है श्रद्धा से उनके आगे, जो कैलकाटा में थे और जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रहकर नोबेल पुरस्कार 1930 का प्राप्त किया था। द टोटली इंडिजीनियस फिजिसिस्ट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1930 ऑफ फिजिक्स। कितनी श्रद्धा सुमन इनको समर्पित किए जाएं। मैं कहता हूं यदि समूचे विश्व के जितने गार्डन हैं सभी पुष्पों को लाकर इनकी श्रद्धांजलि में समर्पित कर दिए जाएं तो मैं समझता हूं गार्डन्स की, बगीचों की संख्या कम हो जाएगी। 5वें नंबर पर नाम आता है, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले रहा हूं ईयर वाइज, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बेसिकली तो रसायन शास्त्री से पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करने के लिए बाहर गए थे, फॉरेन गए थे। हर कोई जाता है, जाना चाहिए, एक्सपोजर मिलता है। वापिस आने के बाद बहुत कोशिश की थी इंडिया में कोई जॉब मिल जाए, लेकिन उनको इंडिया में जॉब नहीं मिल सका था। उन्होंने भारत को, भारतीय धरती को प्रणाम कहकर, और प्रोबेबली माय मेमोरी माइट बी रॉन्ग, MIT की तरफ प्रस्थान कर लिया था और 1968 लगभग, 1968 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में लिया था, जेनेटिक कोड के लिए, यह हम सबको मालूम है। 6ठे नंबर पर मदर टेरेसा, जिनको 1979 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था शांति के क्षेत्र में। जनरली हम सोचते हैं कि नोबेल पुरस्कार शांति का मतलब है। लाइनस पॉलिंग को 1954 में यदि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उस रसायन शास्त्री को 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि वो डिसआर्मामेंट के प्रबल पक्षधर थे। जरूरी नहीं है कि शांति का पुरस्कार युद्ध को रोकने वाले या शस्त्रों को सीमित करने वाले या शस्त्रों का समापन करने वालों को दिया जाए। यदि कोई मानव जाति के लिए समर्पित भाव से कार्य करता है, वो भी शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होता है। जैसे आपको मालूम है, मदर टेरेसा का कलकत्ता में आश्रम था, जहां वो लेप्रोसी के पेशेंट्स की जिंदगी भर सेवा करती रही थी, और एक अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने मानव सेवा का हमारे सामने प्रस्तुत किया था, और 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार लिया था। एस चंद्रशेखर सीवी रमन सर के भतीजे थे। 1983 में ब्लैक होल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1983 में जिस एस चंद्रशेखर सर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भारत में काम नहीं कर रहे थे, वो कहीं विदेश की धरती पर ही अनुसंधान करके 1983 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सके थे। अमर्त्य सेन, जिनको 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र में मिला था। 1998 में इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक साइंसेज या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन थे। 9वें नंबर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2009 में जो केमिस्ट थे, जिनके माता पिता बड़ौदा
एमएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनका नाम वेंकटरमन रामाकृष्णन, जिनको 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं उनको दोष दूं। एक बार उनके मुंह से शायद स्लिप हो गया होगा कि मैं भारतीय नहीं हूं। मैं ये मान के चलता हूं उनके मुंह से स्लिप हुआ होगा। 10वें नंबर पर नाम आता है कैलाश सत्यार्थी का, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बाल मजदूरी को रोकने के लिए किस तरह बच्चों को किडनैप करके उनसे मजदूरी और अन्य क्राइम करवाए जाते हैं, उनको रोकने में जो कैलाश सत्यार्थी की भूमिका रही थी, उसके लिए उन्हें 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? शांति के लिए। मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है कि डिसआर्मामेंट या विश्व युद्ध रोकने के लिए या शांति स्थापित करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करने पर जिस तरह 1989 में 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी तरह 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार फिर याद दिला दूं, 2014 का जो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से मिला था। सबसे छोटी उम्र की, लगभग 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला यूसुफजाई ने आतंकवादियों का सामना करते हुए महिलाओं के लिए शिक्षा के रास्ते खोले थे। लेकिन मैं उनको भारतीय नहीं गिनना हूं। यह मैंने बताया है कि जो कैलाश सत्यार्थी जी 1914 में जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार बाल मजदूरी रोकने के लिए प्राप्त किया था, उनके साथ मलाला यूसुफजाई पाकिस्तानी नागरिक को मिला था। 11वें नंबर पे आते हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पूर्ण विराम लग जाता है। ये चिंता का विषय है, विश्लेषण का विषय है। हमारे देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं। मैं समझता हूं लगभग 53, थोड़ा इधर उधर हो सकता हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 500 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थान हमारे देश में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। बहुत ही देश का सर्वोच्च संस्थान, जहां मुझे भी अपने शोध जीवन में 2 महीने कार्य करने का अवसर मिला था, बॉम्बे का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दैट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिनकी अब हैदराबाद में भी दूसरी ब्रांच है। यदि मुझसे पूछा जाए पूरी ईमानदारी के साथ, मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की रिसर्च फैसिलिटी पे किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल मौन रखूंगा, शांति रखूंगा इस बारे में। क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में फैसिलिटीज की, अफसरों की कमी है? एनएमआर, जो रसायन शास्त्रियों के लिए बहुत ही एक उपयोगी यंत्र है, जिससे किसी भी अणु, मॉलिक्यूल की संरचना जानते हैं। यदि मेरा डेटा सही है, 400 मेगाहर्ट्ज एक काफी उच्च कोटि का एनएमआर होता है। 400 से 800 के बीच 8 एनएमआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1984 में, जब मैंने जुलाई और अगस्त महीने में काम किया था, 500 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर आया था फरवरी में, उस समय 5 करोड़ रुपए का। और मैं भाग्यशाली था कि मुझे उस समय काम करने का मौका मिला था। लो टेम्परेचर मैग्नेटिक बैलेंस कई जगह है, कई संस्थानों में, लेकिन टीआईएफआर में मैंने खुद अपने हाथों से लिक्विड हीलियम गैस का उपयोग करते हुए -267 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना शोध कार्य किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस भी बहुत है हमारे यहां, इनको यही नाम दिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस। उसमें आईआईटीज भी आ जाते हैं। यदि मैं नोबेल पुरस्कार की संख्या देखूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 413, और मैंने पहले बोला भी था शायद इजराइल, एक बार फिर चेक कर दूं, गलत डेटा कभी किसी के सामने पेश नहीं करना चाहिए। 2 मिनट का आपका समय जरूर लेना चाहूंगा। इफ आई एम करेक्ट, यस, इजराइल 12, इंडिया 11। इजराइल हमसे आगे है, हम सबको मालूम है। अभी इजराइल का जब वॉर चल रहा था, टेक्नोलॉजी में हमसे वो कितना आगे है। नो डाउट हमारे देश के
परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं इस राष्ट्र की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इस देश की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक तपस्या कर ही रहे हैं। मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं बचपन में। मोहन भागवत जी ने 22 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य बोला था, यदि मेरी स्मृति सही है। नरेंद्र मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले ही तपस्या कर रहे हैं। और मैं परम आदरणीय मोहन राव भागवत जी से पूरी तरह सहमत हूं। नरेंद्र मोदी जी ही अकेले तपस्या कर रहे हैं। क्या कारण है? 145 करोड़ की जनसंख्या में अभी तक हमारे राष्ट्र में केवल 11 नोबेल पुरस्कार हैं। उसमें भी हम सर रोनाल्ड रोज का नाम जोड़ते हैं और रिडवर्ड किपलिंग का नाम जोड़ते हैं, जो कहीं से भारतीय मूल के लगते ही नहीं है। हरगोविंद खुराना साहब, जिनकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। एक बार और मैं जरा थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, माफी के साथ। यदि मैं शुद्ध रूप से भारतीय देखूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 का नोबेल पुरस्कार मिला था, कोटि कोटि नमन रविंद्रनाथ टैगोर जी को। सर सीवी रमन, मैंने कहा था श्रद्धा के सुमन कम हो जाएंगे उस पूरी तरह इंडिजीनियस फिजिसिस्ट को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। एस चंद्रशेखर भारतीय नागरिक नहीं थे। अमर्त्य सेन भारतीय नागरिक नहीं है। वेंकट रमन रामकृष्णन, मैंने कह ही दिया था, उनकी दैट वाज स्लिंग ऑफ टंग, उनकी टंग स्लिप कर गई थी, मैं भारतीय नहीं हूं। कैलाश सत्यार्थी पूरी तरह से भारतीय है। अभिजीत बनर्जी, उनकी सिटीजनशिप क्या भारतीय है ये मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। लेकिन देश के 1000 विश्वविद्यालय और लगभग 45,000 महाविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक चिंतन होना चाहिए। देश की CSIR लेबोरेटरीज, देश की DST लेबोरेटरीज, देश की DRDO लेबोरेटरीज, जिसमें समर्पित तपस्वी हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इतने समर्पण के बाद, इतनी तपस्या के बाद क्यों हम नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में इतना पीछे हैं? अभी तक 11 व्यक्ति ही, जिसमें सर रोनाल्ड रोज और रिडवर्ड किपलिंग को भी शामिल करते हैं, 11 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां 161 नोबेल लॉरेट्स काम कर रहे हैं। यदि मैं देश की कोई यूनिवर्सिटी ढूंढने जाऊं और नोबेल लॉरेट्स खोजने का प्रयास करूं, तो शायद मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और ढूंढ नहीं पाऊंगा। मित्रों, देश के चिंतकों से, शिक्षकों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, मास प्रोड्यूस मत कीजिए। इस समय क्या हो रहा है, जितने स्टूडेंट डिग्री ले सकते हैं उनको डिग्री दीजिए। कई ऐसे हमारे सौभाग्यशाली विश्वविद्यालय हैं, सामान्यतः मैं समझता हूं देश के अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में MSc में रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या 45 या 50 ही हो सकती है। यह अलग बात है कि आजकल एक सेल्फ फाइनेंस का सेक्शन बनता है, लेकिन 100 और 110 विद्यार्थियों की MSc की कक्षाएं किसी विश्वविद्यालय और उससे संबंध महाविद्यालयों में चल रही है। किस स्तर की हम शिक्षा दे रहे हैं? हमारे यहां कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज खुले हैं जहां BSc नहीं है, सीधी MSc शुरू हो गई है। मैं उन मनीषियों को जिन्होंने शुरू करने का कार्य किया है, हाथ जोड़ के नमन करता हूं। देश की चिंता का विषय शिक्षा होनी चाहिए और हर शिक्षक के अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, एक राष्ट्रभक्ति जागनी चाहिए। एक शिक्षक की सच्ची राष्ट्रभक्ति यही है कि मेरे देश में कब नोबेल पुरस्कार आएगा, मेरे देश का कोई विश्वविद्यालय कब टॉप यूनिवर्सिटीज में आएगा। यह मेरी पीड़ा हो सकती है, शायद मेरी सोच में कोई गलती हो सकती है। यदि कुछ गलत कहा हो, माफी चाहूंगा और अंत में आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा।